होती है। तो आज स्टार्ट करेंगे विद्युत निरूपण। अग्नि महाभूत तक अपन ने कर लिया था। तो विद्युत अर्थ मतलब विद्युत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो लिखा है विशेष आभा या प्रकाश से युक्त। विशेष मतलब शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि विद्युत निरूपण। जो अपन किसको बोलेंगे विद्युत, अपन ना एक बिजली से गिरती है आसमान से, एक प्रकाशवान सा आता है, तो ये मतलब विशेष आभा या प्रकाश से युक्त, उसको बोलते हैं विद्युत। व्युत्पत्ति देखो, व्युत्पत्ति में क्या है? वी उपसर्ग है, ठीक है, द्रुत धातु है तथा क्युप प्रत्यय। इन तीनों के मिलन से, तीनों के संयोग से, तीनों के योग से इसकी उत्पत्ति होती है। बी प्लस द्रुत प्लस क्युप प्रत्यय। तो बी तो क्या हो गया? उपसर्ग, द्रुत हो गया धातु और क्युप हो गया प्रत्यय। तीनों के योग से, तीनों के समायोजन से विद्युत शब्द की व्युत्पत्ति होती है। पर्याय देखो इसके। अब देखो ये व्युत्पत्ति आपको याद करनी होगी। अगर आपको ग्रामर के अच्छे रूल आते हैं, भाई किसका क्या शेष रहता है, किस तरीके से क्या होता है, वो संस्कृत की बात है। और संस्कृत सबको पता है कि बीएमएस पढ़ने वालों की हमेशा वीक होती है। तो ऐसी चीजें ना व्युत्पत्ति आपको याद करनी है। पर्याय तड़ित, पहला देखो तड़ित दिख रहा है, चपला, सौंधामनी और चंचला। क्लियर? सबको दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिखता है वो ना स्क्रीन को बड़ा कर लिया करो अपनी उंगलियों से। ऐसे वेट मत क्या करो भाई सर बड़ा करेंगे, आप अपनी उंगलियों से भी स्क्रीन टच करोगे, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी। तड़ित, पपला, सौंदामनी और चंचला ये इसके पर्यायवाची शब्द है। सिनोनिम्स जानते हो ना पर्यायवाची? देखो स्टार मार्क ला के लिख रहा है, विद्युत वृक्ष आदि को ताड़ित करती है, अर्थात उन पर आघात करती है, तब ताड़ित कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल दिया, पहला था ना तड़ित। तड़ित क्यों बोलते हैं? कि भाई विद्युत वृक्ष आदि को, पेड़ों पे गिरती है ना कभी कभी, अपन बारिश के मौसम में देखा होगा भाई, अपन बोलते हैं तेज आवाज आई, कहाँ पे बिजली गिरी? भाई पड़ोसी में, आसपास के जिले में कहीं गिरी है, पर पड़ोसी गाँव में गिरी है, कोई पेड़ भी आसपास गिरती है ऐसे, तो किसको? उस पर आघात करती है, तब तड़ित कहलाती है। और जब ये चमकती है, एकदम प्रकाश सा आता है, कभी कभी देखा होगा ना बारिश के दिनों में एकदम तेज प्रकाश सा आता है, तो वो होती है विद्युत, तब उसको विद्युत कहते हैं। बात एक ही है, चमकती हुई दिख रही है तो है विद्युत, और जब वो गिर की आवाज सी आती है, अपन देखते हैं ना पेड़ पे गिरी, उसको मतलब पेड़ अलग अलग हो जाता है, पेड़ टूट जाता है, तो वो होता है ताड़ित। तो ये आपको मतलब ज्यादा तो आता नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो अपन इसको स्टडी करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि भाई अपन स्टडी ना करें, लेकिन इसलिए शॉर्ट में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो भेद, ज्योतिष अनुसार इसके 4 भेद हैं। कि ज्योतिषों ने इसके 4 भेद किए हैं। पहला है कपिला। कैसे? कपिल वर्णयुक्त मतलब कपीस वर्णयुक्त। कपीस वर्ण क्या होता है? कपीस वर्ण बोलते हैं इसे काले रंग को और पीले रंग को जब मिलाते तो एक नया रंग तैयार होता है, मटमेला बोलते हैं उसको, ठीक है, धूसर भूरा, उसको बोलते हैं कपीस वर्ण, कपिल वर्ण। तेज वायु बहने की सूचक। लाइटिंग यानी प्रकाश, लाइटिंग प्रकाश होती है ना, विद्युत अपन जो चमकती है ना, एकदम से बिजली चमकती है जब अब बारिश होती है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात हो रही है विद्युत, ठीक है। ये विद्युत ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही, ये जो विद्युत चमकती है ना, जो बारिश के टाइम पे भाई बिजली एकदम चमकती है ना, उसकी बात हो रही है। ज्योतिष अनुसार इसके 4 भेद हैं। पहला है कपिला, कपिल वर्णयुक्त। कैसा वर्ण है इसका? उसका जो कलर दिखेगा वो कैसे दिखेगा? धूसर रंग, मटमेला रंग। ये कपिस वर्ण कैसे बनता है? पीले और काले को जब मिलाने पर जो नया रंग तैयार होता है वो होता है कपिल या कपिस वर्ण। तेज वायु बहने की सूचक, मतलब इसका मतलब ये है कि जब ये ऐसी बिजली गिरेगी, ऐसे कलर की बिजली चमकेगी, तो मतलब तेज हवा चलेगी, एकदम से ऐसी सूचक है भाई ऐसी बिजलियां गिर रही हैं। जो ज्योतिष से बोलते हैं ना भाई आज तो ऐसी बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब तेज हवाएं आएंगी, तेज हवाएं आंधियां चलेंगी। लोहिता, रक्त वर्ण, तेज धूप की सूचक। अगर ऐसी बिजली गिरती है मतलब ऐसी विद्युत चमकती है कि रक्त लाल वर्ण की हो, कभी कभी देखो ना एकदम सफेद होती है, कभी कभी पीली पीली से होती है। आपने बारिश के मौसम में अनुभव किया होगा, जिन बच्चों ने बारिश देखी है उसमें वो बिजली को गिरते हुए देखा है, तो है तेज धूप की सूचक कि भाई अब तेज धूप पड़ेगी। अब तीसरी है पिता, ध्यान से देखो पिता है, इसमें देखा है यह पीले वर्ण की होती है और वर्षा होने की सूचना देती है। देखो सफेद भी होती है, लाल भी होती है और मटमैली भी होती है,
तो ये कलर के अनुसार बांटी हैं। जो ज्योतिष अनुसार 4 वेद हैं, तो तीसरी थी पीता यानी पीत वर्ण, पीत वर्ण यानी पीले वर्ण की होती है। वर्षा सूचक, जब ऐसी बिजली गिरती है तो वर्षा होती है, बहुत भयंकर वर्षा होती है, मतलब मूसलाधार वर्षा होती है। अब है सीता, यह सफेद वर्ण की होती है। जो दुर्बीन यानी अकाल सूचक, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे अनहोनी की, अकाल, बिना किसी टाइम के, बिना किसी टाइम के बरसात हो रही है, बिना किसी टाइम नहीं है फिर भी बिजली कड़क रही है, कोई मौसम नहीं है फिर भी अकाल टाइम, सफेद वर्ण की होती है सीता। तो 4 हैं, कपिला, लोहिता, पीता और सीता। कपिला तो हो गई कपिस वर्ण की, मतलब मटमैले कलर की। लोहिता हो गई, लोहिता यानी लाल रंग। पिता यानी हो गई पीले वर्ण की, और सीता यानी हो गई सफेद वर्ण की। आराम से याद कर सकते हो। पीता यानी पी, पे आ रहा है, पीले में पीला आ रहा है, ठीक है। सीता में से आ रहा है, सफेद में भी से आ रहा है, ठीक है। लोहिता, आप लोहिता को तो आप ऑटोमेटिक याद रहो, ले से लोहिता, और लाल रक्त, मतलब लाल खून, ऐसे याद करते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब लाल रंग की होती है, रक्त वर्ण की होती है। और जो कपिला है कपिस वर्ण, और पहले अक्षर से ऑटोमेटिक नाम याद रख सकते हो। तो ये था कि ये अग्नि का ही रूप एक तरीके से, प्रकाशवानी तो है, तेज है उसमें। और कल एक डाउट था कि आंसुकारी, तो उसका मैंने ग्रुप में आंसर दे दिया क्लास स्टार्ट होने से पहले। क्लियर। अब करते हैं अपन जल निरूपण। अपने देखो सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। आई होप, मुझे पता है कि ये सिलेबस कोई 10 जनवरी या 15 जनवरी तक खींचेगा। मैंने सोचा था कि भाई 31 दिसंबर तक करवा दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से अपन कोर्स कर रहे हैं ना, वो स्लो चल रहा है, क्योंकि बच्चों को समझने में परेशान ना हो, इसलिए मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, जितना टाइम लगा है उतना लगने दो, मैं लेकिन आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। आप देखो जल निरूपण। जल निरूपण में क्या है, अग्निराप्य, पहला ये कोटेशन है, लाल में जो स्टार मार्क लगा रखा है ना, वो है अग्निराप्य। अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति हुई। अब ये बोल रहा है कि अग्नि तत्व से, जो अग्नि महाभूत है ना, उसी से जल की उत्पत्ति हुई है। क्यों, कैसे हुई, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, अग्नि की उष्णता से। अब अग्नि महाभूत है, उष्ण है, गर्म है, ठीक है, सबको पता है। अग्नि तो उष्ण रही, ठंडी थोड़ी रहेगी। तो अग्नि की उष्णता से प्रकृति में द्रवता उत्पन्न हुई, जो मतलब गर्मी थी, गर्मी से चीजें पिघलने लगी। अब जब पिघलेगा तो क्या निकलेगा, लिक्विड, द्रव, तो जल बनेगा, सीधी सी बात है। तो जल की अग्नि की उष्णता से प्रकृति में द्रवता उत्पन्न होती है, अर्थात रूप तन्मात्रा की सहायता से। रूप क्या है, अग्नि महाभूत कौन सी तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ, रूप तन्मात्रा से। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम की जो 5 तन्मात्राएं हैं, उससे 5 महाभूत बनते हैं, उसको आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको ग्रुप में भेज दिया पूरा चार्ट। तो यहाँ पे देख रहा है, अर्थात रूप तन्मात्रा की सहायता से रस तन्मात्रा से रस गुण युक्त जल तत्व की उत्पत्ति है। देखो सहायता ले रहा है, हेल्प ले रहा है रूप तन्मात्रा की, और स्पेसिफिक हेल्प तो ली इसने अग्नि महाभूत की, और लेकिन मेजली रस तन्मात्रा से रस गुण की, जो रस तन्मात्रा से मतलब जल महाभूत है, उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन हेल्प ले रहा है वो अग्नि महाभूत। क्लियर। परिभाषा, जिसमें समवाय संबंध से शीत, स्पर्श, रस एवं गुण की प्रधानता हो। समवाय संबंध समझ गए आप कैसा होता है, जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसको अलग कर देंगे उस चीज से वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोई रस्सी है, रस्सी में वो सूत से रस्सी बनती है। अब आप बोलोगे भाई इसको सूत को अलग कर दो, सूत को अलग कर दो, रस्सी खत्म हो जाएगी। समवाय संबंध का ये मतलब है कि आप उसको उस चीज से अलग नहीं कर सकते। जिसमें समवाय संबंध से शीत, देखो अब जल को हमेशा शीत रहता है। अपन बोलोगे कि गर्म होता है, गर्म नहीं होता जल, हमेशा शीत होता है, ठंडा होता है। वो अपनी बॉडी के अनुसार, अपना बॉडी का टेम्परेचर कम है तो अपन को उष्ण लगेगा, अगर अपना ज्यादा है तो वो ठंडा लगेगा। जिसमें समवाय संबंध से शीत, स्पर्श, स्पर्श का भी गुण है, एवं रस गुण की, मतलब स्पर्श एवं रस गुण की, रस इसका इंपॉर्टेंट है, वैशिष्ट गुण है। आगे बताऊंगा कौन सा स्पष्ट गुण है, कैसे स्पष्ट गुण बोलते हैं। देखो लक्षण, आग्नेयराप, क्रमशः अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति हुई। मैंने बताया था अग्नि से कैसे हुई, इसका वर्णन अपन कर चुके हैं ऊपर कि भाई अग्नि की जो उष्णता से द्रव पिघलने लगे पृथ्वी में। कोई भी चीज अपन अग्नि के आगे रखेंगे, लोहा तक पिघलने लग जाता है अग्नि की उष्णता से। किसी भी चीज को, कितनी भी कठोर से कठोर कितनी भी चीज हो, अगर अग्नि देते जाएंगे ना तो वो पिघलेगी, कंपल्सरी है, वो पिघलना पड़ेगा उसको, क्योंकि अग्नि हर चीज को पिघला देती है। सत्व तम बहुला आप है, देखो ये 2 गुणों युक्त है, सत्व और तम।
आकाश तो ओनली सत्व था, लेकिन ये सत्व और तम दोनों गुणों से युक्त है। तो जल हमेशा सत्व और तम दोनों गुणों की प्रधानता रखता है। रूप, रस, स्पर्श, द्रव्य, स्निग्धा गुण वाला द्रव जल है। देखो इसमें रूप भी है भाई, लिक्विड है, अपन को दिख रहा है आंखों से। रस तो क्योंकि अपन अनुवासन होता है तो इसका विशिष्ट गुण क्या हुआ, रस। स्पर्श, इसको स्पर्श से भी पता लगा सकते हैं। तो देखो तीनों विशिष्ट आ रही हैं, एक एक पंच महाभूत धीरे धीरे योगदान बढ़ता जा रहा है। सर्वप्रथम आकाश महाभूत हुआ आत्मा से, जो निराकार है उससे उत्पन्न हुआ खाली स्थान से, ठीक है। फिर उसके बाद में वायु उत्पन्न हुई आकाश की सहायता से, फिर वायु के बाद में अग्नि उत्पन्न हुई दोनों की सहायता से, आकाश और वायु की सहायता से। अब ये जल उत्पन्न हुआ है आकाश, वायु, अग्नि सबकी सहायता से उत्पन्न हो रहा है। रूप, रस, स्पर्श, द्रव्य व स्निग्धा गुण वाला द्रव जल है। इसके गुण है देखो कौन कौन से हैं, रूप है, रस है, स्पर्श है, द्रव्य यानी लिक्विड तो है ही है, वह स्निग्ध, मतलब स्निग्ध किस तरीके से, ऐसे थोड़ी है कोई चिपचिपा नहीं, लेकिन स्निग्धता तो लाता है ना बॉडी में, इसलिए ये स्निग्ध है। अब देखो 2017 का क्वेश्चन है, जल की सांख्यिकीय विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे देखो पहले ही मेंशन कर दिया कि भाई क्या है सांख्यिकीय विशेषताएं, मतलब कौन सी स्पेसिफिक कैपेसिटी है, इसकी स्पेशल कैपेबिलिटी क्या है जिसकी इसकी सहायता से इसको पहचाना जा सके कि भाई ये जल महाभूत है। द्रवत्व एवं स्निग्धता, जिस भी चीज में द्रव यानी लिक्विडता पाई जाएगी और स्निग्धता पाई जाएगी वो जल महाभूत की वजह से ही पाई जाएगी। अगर ये दोनों चीज हैं तो इसका मतलब जल महाभूत प्रेजेंट है। क्लियर। विशेष गुण और इसका रस है। विशेष गुण रस, रसेंद्रिय द्वारा जो अनुभव किया जाता है रस का, वो रस, ठीक है। विशेष गुण अर्थात जो किसी और द्रव में ना मिले। विशेष गुण तो क्या हुआ, अर्थात जो किसी और द्रव में ना मिले, ये तो हो गया विशेष गुण। और सांख्यिकी गुण क्या है, जिस भी द्रव में द्रवता व स्निग्धता पाई जाएगी वह जल के कारण ही होगी। मैंने यही तो बताया था आपको। क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्वेश्चन खैर बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो फिर भी मुश्किल आए, लेकिन पीजी में इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आएगा, जल की सांख्यिकी विशेषताएं हैं, ए में आ गया रूप, ब में आ गया रस, तीसरे में आ गया द्रवता एवं स्निग्धता, चतुर्थ में आ गया आलोपव्य। अगर आपको कंटेक्स्ट याद है, समझ रहे हो, तो आप लिख दोगे भाई द्रवता और स्निग्धता, और कौन सा विशेष गुण है, स्पेसिफिक रूप, रस, गंध, 4 ऑप्शन आए तो उसमें एक में रस दे देंगे तो रस आंसर है। तो विशेष गुण को समझो कि विशेष गुण जो किसी अन्य तत्व में ना मिले। आकाश महाभूत का विशेष गुण क्या है, शब्द, मतलब श्रोतेंद्रिय। जल महाभूत का विशेष गुण क्या है, रस। अग्नि महाभूत का विशेष गुण क्या है, रूप, ठीक है। वायु महाभूत का विशेष गुण क्या है, स्पर्श, त्वचा। सबका एक एक स्पेस गुण है, मतलब विशिष्ट गुण है, इससे उसकी पहचान होती है और उसी में मिलता है, किसी दूसरे में नहीं मिलता। तो विशेष गुण क्या हुआ, रस। और क्या है, सांख्यिक गुण, जिस भी द्रव में द्रवता व स्निग्धता पाई जाएगी वह जल के कारण ही पाई जाएगी। ये इसकी पहचानता की प्रमाणता देता है कि भाई इसके माध्यम से जल महाभूतों को पहचान जाता है। अब आता है जल का वर्ण होता है शुक्ल यानी सफेद। जल किस वर्ण का होता है, सफेद। रस क्या होता है, मीठा, मधुर रस युक्त होता है जल। रस यानी मधुर रस। अब ये दूसरा रस आ गया, मधुर, मतलब 6 रस है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अष्टांग के फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छे से याद कर लिया होगा। और स्पर्श, अगर इसको जल को अपन छुएंगे तो ये स्पर्श में है शीतल यानी ठंडा। तो 3 गुण हो गए इसके नॉर्मल। जल का वर्ण तो हो गया शुक्ल, रस हो गया, मतलब प्रॉपर्टीज मान लो इसको कि जल की ये प्रॉपर्टीज है कि वर्ण हो गया सफेद, रस हो गया मधुर, स्पर्श हो गया शीतल। जब भी हम जल को छुएंगे तो ठंडा ही है। अब देखो भेद। अब देखो बहुत से बच्चों को तो याद होगा और बहुत से बच्चों को नहीं होगा। जब भी अपन भेद की बात करते हैं तो भेद की बात करते हैं तो नित्य और अनित्य के रूप से 2 भागों में बांटते हैं। तो नित्य तो कैसे है, मैं कारण रूप से, और अनित्य क्यों है, क्योंकि ये भी उत्पन्न हुआ है अग्नि से और नष्ट भी होगा, इसलिए ये अनित्य है। नित्य क्यों है, क्योंकि ये अन्य द्रवों की उत्पत्ति में सहायक है, ठीक है, मतलब कारण रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य। तो अनित्य के भेद करते हैं। अब अनित्य के भेद दे रखे हैं, शरीर संगक, इंद्रिय संगक और विषय संगक। शरीर संगक मतलब जब भी मैंने बात बताई कि शरीर संगी की बात हो तो किसकी है, परलोक वाली बात, अंतरिक्ष वाली बात। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको।
शरीर संघ की परिभाषा लिखो, नहीं लिख रखा इसमें। शुद्ध जलीय शरीर अनियोजित होता है। शुद्ध जलीय जैसे कि वरुण लोक में पाए जाते हैं, मतलब इंद्रता भगवान के जो भी बड़े बड़े ना अंतरिक्ष में देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे। अब शुद्ध जलीय शरीर अनियोजित होता है, मतलब एक सायासा टाइप का होता है जल का। वरुण लोक में पाया जाता है। वरुण, वरुण मतलब बारिश का राजा है ना, वरुण देवता, तो वरुण लोक में पाया जाता है। पार्थिव व अवयवों की सहायता से भोग करने में समर्थ होता है। पार्थिव अवयवों की सहायता से, पार्थिव यानी पृथ्वी के संपर्क में आने से ही ये अवयवों का भोग करने के योग होता है। अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज है, अगर उसको भोग करना है, किसी भी चीज का आनंद लेना, भोग विलास करना है, तो उसके पार्थिव पृथ्वी के द्रव्यों के संपर्क में आना ही होगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। सिंपल सी बात है, अगर उनको शरीर का सुख लेना है ना, तो सिंपल उसको किसी पार्थिव से, मतलब पृथ्वी के किसी भी जीव में आना ही होगा। यह है शरीर संगत। मैंने आपको एक बात बताई थी, शरीर संगत मतलब अंतरिक्ष वाली बात। तो ये वरुण लोग जो देवता लोग है ना, कि इंद्र लोग, जो वरुण लोग मतलब पानी का देवता, वरुण देवता, इस तरीके से ये मतलब आयुर्वेद ने कल्पनाएं की हुई है। हो सकता है कि देखो आचार्यों ने इनको माना है, लिखा है बुक में, तो उन्होंने क्या पता प्रैक्टिकल भी किया हो अपन, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए, शायद उनकी उस कल्पना तक अपन सोच नहीं पाए। उनकी क्या थ्योरी थी उस समय, क्या माइंड था उस समय, वो तो वही जानते हैं ना आचार्य। अपन उसको समझ सकते हैं, अपन उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं कि ऐसा क्यों बोला। तो ये बहुत सारी रिसर्च की बातें हैं। अपन चाहते हैं ऐसी उपकरण खोजे ताकि आपसे कनेक्टेड हो सके, एक्चुअली में ऐसा होता है वहाँ पे कुछ अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीज है। बहुत सारी चीजें आयुर्वेदा मतलब धार्मिक रूप से किस तरीके से इनको देखा जा सकता है, किस तरीके से इनको समझा जा सकता है। तो ये है एक तरीके से धार्मिक भी है, एक तरीके से के क्या बोलते हैं दर्शन, दार्शनिक, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सोचने की बात है। अब आता है इंद्रिय संगत। इंद्रिय संगत का मतलब अपनी बॉडी की बात आ रही है। इंद्रियां अपनी बॉडी में पाई जाएंगी। जल प्रधान इंद्रिय रसेंद्रिय है। कौन सी? रस इंद्रिय मतलब जिव्या। यह जिव्या के अग्रभाग में रहती है तथा जल के प्रधान गुण रस का ग्रहण करती है। सिंपल सी बात है, जो रस का अनुवासन करती है वो जिव्या है और ये अग्रभाग पे पाई जाती है। ये जिव्या के अग्रभाग में रहती है तथा जल के प्रधान गुण रस का ग्रहण करती है। जो भी अपन रस अपन करते हैं ना टेस्ट, जो भी रस, जो भी मतलब लिक्विड चीज है, जो भी कुछ भी है, किसके माध्यम से? जिव्या के माध्यम से। तो वो है जल के प्रधान गुण रस का ग्रहण करती है। ये है इंद्रिय संगत। इंद्रियां ही तो है जिव्या। देखो इंद्रियां होती हैं 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 होती है मन, जो उसको बोलते हैं उभय इंद्रिया। तो इंद्रिय संघ में अपनी इंद्रिया आ गई रसेंद्रिया। अब आता है विषय संगक। विषय संगक में नदी, समुद्र, कूप, झरने आदि जल, मतलब प्रकृति, अंतरिक्ष की बात हो गई, अपनी बॉडी की बात हो गई। इसके अलावा जो भी चीज है जल, वो सब विषय संगक में आ गया। ठीक है। अब विषय संगक को देखो, आगे देखो, यहां तो इसको ऐसे बांट दिया कि विषय संगक को सिंपल सी है पूरा जल, लेकिन अब देखो जल की अवस्थाएं बांटी है इन्होंने। वर्गीकरण तो सबने कर दिया, आकाश, वायु, अग्नि, इन तीनों महाभूतों तक वर्गीकरण, लेकिन यहाँ पे देखो अवस्थाएं दी हैं जल की, कि जल किन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली है अम्ब, सूर्य मंडल से ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में उपस्थित जल। देखो सूर्य मंडल अपन पढ़ते ना भाई, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये अपना वायुमंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, फिर उसके बाद सूर्य मंडल, मतलब जो अपन ने स्टडी करे होंगे बचपन में। अब तो मेरे को सीक्वेंस भी याद नहीं है सही ढंग से, लेकिन ये बोल रहा है कि सूर्य मंडल से ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में जो अपना सूर्य है, उसका जो मंडल है, उसका जो मतलब परिधि है, उसके भी ऊपर भाग में जो जल पाया जाता है वह है अम्ब, उसको बोलते हैं अम्ब। इसको मॉडर्न के अनुसार देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन कनेक्टिविटी विद हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से इसको मान सकते हैं। कैसे? कि जो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, जो सोम तैयार होता है, सोम रश्मि भी पिघलता है कुछ ना कुछ, जो हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो जलता है। तो जो जलनशील पदार्थ, तो कुछ ना कुछ जल रहा है तो वो जल है। तो इसको बोला है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब देखो जल की क्या सूत्र है? H2O, हाइड्रोजन उसमें योगदान है ना, तो इसने हाइड्रोजन को माना है इसमें। सूर्य मंडल में ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में उपस्थित जल को हम अम्ब बोलते हैं।
अब मानो या ना मानो एग्जाम में आ गया तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात, मैं तो यही जानता हूँ ना। अब आपकी क्या परिकल्पना है, क्या सोच है उस समय, आप नहीं मानते हो भाई सूर्यमंडल कोई ऐसी चीज होती होगी, लेकिन आप ये तो जानते हो ना सूर्य तो है, आप ये तो मानते हो, तो सूर्य के ऊपर कुछ ना कुछ तो है। तो आप मॉडर्न में हाइड्रोजन को भी जानते हो भाई, सूर्य के आसपास हाइड्रोजन के बहुत सारे कण हैं, सिंपल सी बात है। तो ये परिकल्पना सिद्ध होती है कि कुछ ना कुछ है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, कोई बोलेगा या सभी चुप हो गए? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके अनीता, तो अभी कमेंट आया था कि आवाज नहीं आ रही, क्लियर है, सही है। फिर वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उस स्टूडेंट के। सूर्यमंडल से ऊपर की, तो आप ये तो जानते हो भाई, चलो आयुर्वेद की जो अपनी जो परिकल्पना है, देवताओं वाली परिकल्पना, अंतरिक्ष वाली, उनको मानो मत मानो थोड़ी देर के लिए, लेकिन सूर्य को तो मानते हो, मॉडर्न को तो मानते हो, किसी भी तरीके से सोच लो आपकी परिकल्पना सिद्ध हो जाएगी। वहां पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक तरीके से जल का ही रूप है, सिंपल है ये हाइड्रोजन। अब आता है मरीचि। मरीचि क्या बोलते हैं? सूर्यमंडल एवं पृथ्वी के मध्य उपस्थित जल। एक तो होता है वायुमंडल, वायुमंडल से ऊपर उठते हुए, मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे ऊपर, और सूर्यमंडल के बीच में जितना भी जल है वो सब है मरीचि। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑक्सीजन, इसको अपन ऑक्सीजन से कोरिलेट करते हैं भाई, जो भी ऑक्सीजन पाई जाती है ना वायुमंडल से ऊपर और सूर्यमंडल से जो, वो अब देखो जल का संगठन क्या है? H2O, तो उसमें ऑक्सीजन का भी योगदान है, तो इसको बोलते हैं मरीच। अब आता है मर। पृथ्वी पर स्थित जल, जो पृथ्वी पे अपनी जो पृथ्वी है, इस समय अपन पृथ्वी पे हैं, तो जो भी जल देख रहे हो ना वो है मर। पृथ्वी पर स्थित जल को मर कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अम्ब प्लस मरीच के संयोग से कही गई है। अम्ब और मरीच, अम्ब में क्या है? हाइड्रोजन, मरीच में क्या है? ऑक्सीजन। अब इन दोनों का संयोग हुआ तो क्या बना? H2O, मतलब जल। सिंपल सी बात है कि मर की उत्पत्ति अम्ब प्लस मरीच बराबर मर, H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ठीक है, मतलब यहां पे अब देखो 10th में आपने देखा होगा ना भाई, समीकरण सिद्ध करो तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O हो जाता है ऑटोमेटिक। ये H2 प्लस O2 बराबर H2O। मुझे यहाँ सिंपल समझाने के लिए बताइए, रिएक्शन मतलब जल बनता है, अगर इसको संतुलित बनाएंगे तो 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। हम सब ये वो भी हो जाएगी, मतलब सिद्ध भी हो जाएगी अभिक्रिया। तो मर की उत्पत्ति कैसे हुई? अम्ब प्लस मरीच, अम्ब में से क्या आया? हाइड्रोजन, मरीच में से क्या आया? ऑक्सीजन, दोनों का योगदान हुआ तो मर जल की उत्पत्ति हुई। तो जितना भी पृथ्वी पर ये जल है ये सब H2O है। क्लियर? मर की घनीभूत अवस्था पृथ्वी है। अब ये जितना भी जल है पृथ्वी पर, अगर घनीभूत अवस्था, ठोस अवस्था, जो मर या मर नाम का जो जल है, ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी जल है ना वो मर है, और मर नाम के जल को घनीभूत, ये ठोस हो जाए किसी कारणवश, किसी बल से, किसी भी ताप से, किसी भी वजह से ठोस हो जाए तो वो पृथ्वी का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है, मर की घनीभूत अवस्था पृथ्वी है। अब पृथ्वी के निचले भाग में उपस्थित जल, अब देखो पहले तो अंतरिक्ष की बात हुई सूर्यमंडल से ऊपर, फिर सूर्यमंडल से पृथ्वीमंडल के बीच की बात हुई, फिर पृथ्वीमंडल की बात हुई, अब पृथ्वीमंडल के अंदर की बात हो रही है, वो होता है अप। पृथ्वी के नीचे भाग में उपस्थित जल को अप बोलते हैं। ये हैं जल की अवस्थाएं। और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? मर से, मर के घनीभूत अवस्था, मतलब ठोस अवस्था को अपन, जो मर जल की ठोस अवस्था है उसको अपन पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, इसके गुण देखो 14 है, रूप, रस, स्पर्श, दृत्व, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, गुरुत्व और संस्कार। ये 14 गुण इसके हैं जल के। क्लियर? ये आप गुण का मतलब क्या है, गुण, ये रूप का मतलब क्या है, रस का मीनिंग क्या है, स्पर्श का मीनिंग क्या है, गुरुत्व क्या है, संख्या क्या है, परिणाम क्या है, पृथक्त्व क्या है, संयोग क्या है, ये सारी बातें आपको आती होंगी। नहीं भी आती होंगी तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, अगला चैप्टर गुण का ही आ रहा है, तब मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक गुण को डिटेल में, क्योंकि जितने भी गुण हैं, गुरुवादी गुण है, परादी गुण है, ठीक है, आध्यात्मिक गुण है, सारे गुणों की बात होगी वहां पे डिटेल में। जल महाभूतात्मक भाव, अब इससे मीनिंग क्या है कि
कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति में जल महाभूत के अवशेष हैं या फिर प्रधान है, जल महाभूत प्रधान युक्त व्यक्ति है? तो जल महाभूत के गुण किससे बनते हैं, मतलब किसके समानार्थक हैं? कफ दोष के। तो सिंपल सी बात है कि कफ दोष वाला प्रधान व्यक्ति या फिर जल महाभूत वाला प्रधान व्यक्ति कफ दोष से युक्त होगा, क्योंकि दोनों की सिंपल एक तरीके से सिंपल है, समान से हैं, जैसे समानार्थक हैं। ये मैं बता रहा हूं, ऐसा बुकों में नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा समझ सकते हैं। जब भी अपन कप, अब किसी को याद है, मान लो जल वाले याद है और कप के आ गए, तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोरिलेट करके लिख सकते हो। रसेंद्रिय जिव्या हो गई, स्वेद, पसीना, क्लद, क्लेद, ठीक है, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्रादि, गुरुता, शैत्य, स्नेह और शिथिलता, ये सारे जल के भूतात्मक भाव है, मतलब शरीर में दिखते हैं। कैसे कि वसा, रक्त, शुक्र, मूत्रादि, गुरुता। गुरुत्व ये गुरुता ध्यान रखने, जल का ये स्पेशली, जब भी गुरु वर्ड आएगा मतलब जल महाभूत है, ठीक है। शैत्य, स्नेह, और स्नेह का भी ध्यान रखना, जहां स्नेह आ गया वहां जल महाभूत है, मतलब जल महाभूत है। और शीतलता, ये सारी चीजें हैं जल महाभूतात्मक भाव। मुझे नहीं लगता कि आज भी ये कोर्स मतलब ये पंच महाभूत पूरे होंगे, 5:32 तो हो ही गए अभी। अब करेंगे अपन पृथ्वी महाभूत। हेडिंग नहीं लिखी हुई, यहां पे लिखो पृथ्वी, पृथ्वी उत्पत्ति। ये उत्पत्ति किसकी आ गई? पृथ्वी महाभूत की। तो पृथ्वी निरूपण अपन ने देखो आकाश निरूपण पढ़ा, वायु निरूपण पढ़ा, अग्नि निरूपण पढ़ा, विद्युत निरूपण पढ़ा, ठीक है, जल निरूपण पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन पृथ्वी निरूपण। हेडिंग डाल लो पृथ्वी निरूपण, यहां पे थोड़ा हेडिंग डालना मिसिंग हो गया। अब लिखो उत्पत्ति। अद्भयो गंधो गुणा भूमि, अद्भयो गंधे गुणा भूमि, ये इसका कोटेशन है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो कोटेशन याद होगा करना होगा उसको तो मैं बोल दूंगा कि ये तो स्टार, अभी तो मैंने 7 कोटेशन लिखाए याद करने लायक अब तक, कि ये 7 तो याद होने ही चाहिए थे, वो सबको याद हो चुके होंगे। और मैं टेस्ट लूंगा ना, कभी भी अचानक से टेस्ट ले सकता हूं आप, क्योंकि एक दिन का रेस्ट हो मिल चुका है तुमको। अद्भयो गंधा गुणा भूमि, ठीक है, जल की। अब करेंगे अपन क्रम से जल से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कैसे कि जो जल का फेन है खटीन होकर पृथ्वी बन गया। कौन सा? मर, मर का जो घनीभूत हुआ एक तरीके से, झाग, फेन बनी झाग होता है एक तरीके से, मतलब संगठन बन के, उस जल का संगठन बन के पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। परिभाषा, जिस द्रव में समवाय संबंध से गंध रहे वह है पृथ्वी। गंध, गंध का कौन सी इंद्रियों से संबंध है? नासा, नासा से तो है गंध का। तो अब देखो एक इंद्रिय फिक्स हो गई इसकी, नासा। लक्षण, रूप, रस, गंध, स्पर्श वृत्ति पृथ्वी, तमो बहुला पृथ्वी, मतलब तम गुण इसमें मुख्यतः पाया जाता है। 3 गुण है, सत्व, रज, तम। तीनों, प्रत्येक महाभूत का एक एक गुण याद हो रहा है, तो इसमें कौन सा गुण है? तम गुण। तम मतलब एक तरीके से भारी, आलसी। अब देखो जिसमें भी पृथ्वी महाभूत वाली गुण होंगे वो तम यानी तम गुण युक्त होगा। सिंपल सी बात है, औषधि भी तम गुण युक्त होगी, व्यक्ति भी तम गुण युक्त होगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि तमो बहुला पृथ्वी, जिस भी कंटेंट में पृथ्वी महाभूत कंटेंट होगा वो तमो गुण वाला होगा, मतलब तमो गुण उसमें प्रदर्शित होंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूत में जो गुण प्रदान है वही उसकी जो बॉडी जो भी निर्मित होगी, शारीरिक होगी या सजीव होगी, निर्जीव होगी, उसमें वो चीज पाई जाएगी। रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। देखो रूप भी है इसमें, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, सभी आ गया, मतलब पूरे ही महाभूत धीरे धीरे इंक्लूड हो चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिक गुण कौन सा हुआ? गंध, क्योंकि इसी में आके इसका जुड़ा हुआ है। गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, यह पृथ्वी के अलावा अन्य किसी द्रव में नहीं पाया जाता। मैंने एक ही बात बोली कि विशेष गुण उसको बोलते हैं जो ओनली एक स्पेसिफिक व्यक्ति में पाया जाए। जैसे कि मेरा विशेष गुण क्या है? मेरा विशेष गुण है कि मैं इस समय आपको स्टडी करा रहा हूं, तो मैं आपके लिए विशेष हो गया, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा ये स्क्रीन शेयर कर रहा है, ये आपके लिए विशेष हो, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने का काम इसी का है, तो विशेष हो गया ना। कोई दूसरे में थोड़ी पाया जाता है ये गुण, वो कर रहा है डेली से। लक्षण,
तो कर लिए। गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, यह पृथ्वी के अलावा अन्य किसी द्रव में नहीं मिलता। अब देखो पृथ्वी का भेद, वही है नित्य और अनित्य। नित्य तो कारण रूप से, परमाणु रूप से, क्योंकि यह अन्य द्रवों की उत्पत्ति में सहायक है, इसलिए इसको नित्य बोलते हैं। अनित्य क्यों? क्योंकि ये भी किसी से उत्पन्न हुआ और ये भी नष्ट होगा, इसलिए ये अनित्य है। कि किस रूप से? कार्य रूप से। अब इसके 3 पार्ट वेद हैं, वही शरीर संगक, इंद्रिय संगक और विषय संगक। सभी 5 महाभूत में सेम लीला चल रही है बिल्कुल। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति पढ़ो, उसकी परिभाषा पढ़ो, उसके लक्षण पढ़ो, उसके बाद में उसका विशेष गुण याद करो, उसके याद करने बाद उसका वर्गीकरण कर लो। वर्गीकरण को नित्य, अनित्य, अनित्य के 3 भेद, शरीर संगक, इंद्रिय संगक, विषय संगक। अगर कुछ स्पेसिफिक है तो 1-2 लाइन और लिख दो, नहीं तो पंचमहाभूत हो गया आपके 10 नंबर क्लियर। कितना इजी है, क्योंकि 5 बार रिपीट हो चुकी है सारी चीजें। अब देखो शरीर संगक, भोगायतन शरीर, इसको लिखो, इसमें बहुत शॉर्ट है, आप लिखो। शरीर संगत के आगे लिखो भोगायतनम शरीरम, लिख रखा है यहाँ पे भोगायतन शरीरम, लेकिन इसके आगे और लिख लो, अर्थात जो भोग का साधन है, जिसके द्वारा आत्मा सुख दुख आदि का भोग करता है। लिखो, अर्थात जो भोग का साधन है, जिसके द्वारा आत्मा सुख दुख आदि का भोग करता है, उसे शरीर कहते हैं। यह शरीर भी योनिज तथा अयोनिज भेद से 2 प्रकार का हो सकता है। लिखा आपने, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर संगक बराबर भोगायतनम शरीरम, अर्थात जो भोग का साधन है, जिसके द्वारा आत्मा सुख दुख आदि का भोग करता है, उसे शरीर कहते हैं। अब ये अपनी बॉडी की बात कर रहा है, यहां पे आके ये अपनी बॉडी पे आ गया, ये उस पे भूल गया, अंतरिक्ष की बातें भूल गए, क्योंकि पृथ्वी घनीभूत रूप है, अनियोजित रूप तो हो ही नहीं सकता। जब भी कोई बात करते थे अपन आकाश वायु अग्नि जल, सब में अनियोजित रूप से बात करता था, एक साई की बात करता था, लेकिन ये स्वयं घनीभूत है, स्वयं ठोस है, तो अनियोजित की तो बात कर ही नहीं सकता, इसका तर्क ही गलत हो जाएगा। इसलिए ये अपनी शरीर की बात करता है कि जिसमें आत्मा रहे, सुख दुख का अनुभव करती है, उस शरीर को बात करते हैं। तो जिसके द्वारा आत्मा सुख दुख आदि का, अब अपने शरीर के अंदर आत्मा है तो वही तो करती है अनुभव सुख और दुख का, तो उसे शरीर कहते हैं, अपनी बॉडी को शरीर किया। यह शरीर भी योनिज तथा अयोनिज भेद से 2 प्रकार का होता है, योनिज और अयोनिज। अब देखो यहाँ पे देखो, योनिज और अयोनिज लिख रखा है, रज व वीर्य के संयोग से उत्पन्न शरीर, ठीक है, मतलब शुक्राणु और ओवम के संयोग से जो भी उत्पन्न होता है वो तो होता है योनिज। मतलब एक तरीके से जहां पर मतलब मदर एंड फादर का मतलब शुक्राणु स्पर्म और ओवम योग करता है, संयोग करता है, तो वो होता है योनिज, एकदम जन्म लेता है। और होता है अयोनिज, जिसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जिसमें शरीर की उत्पत्ति योनिज न हो, मतलब गर्भाशय में न होकर रज और वीर्य के संयोग के बिना ही उत्पन्न हो, वो होता है अयोनिज। अब इसको भी देखो 2 भागों में बांटा है अयोनिज को, स्वेदज और उद्भिदिज। और योनिज को किस तरीके से बांटा है? योनिज को भी 2 प्रकार से बांटा है, जरायुज और अंडज। अब ध्यान से सुनो, दोबारा से क्लियर कर रहा हूं मैं। शरीर संगक की परिभाषा मैंने लिखा दी आपको। शरीर संगक को 2 भागों में बांटा, योनिज और अयोनिज। योनिज की परिभाषा है रज व वीर्यों के संयोग से उत्पन्न संतति जो भी है, जिसमें मतलब शुक्राणु और ओवम का योग होता है, वो होता है योनिज। योनिज को आगे अपने 2 भागों में बांटा, एक तो होता है जरायुज, जिनमें प्लेसेंटे का निर्माण होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अंडज। अब जरायुज का एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य, पशु, ठीक है, जो भी मतलब प्लेसेंटा वाले प्राणी, खूब नीट की तैयारी की है आपने, पता है। और होता है अंडज, जैसे रेप्टाइल्स, पक्षी भी बहुत सारे होते हैं, तो ये जितने भी हैं वो अंडज। तो योनिज को 2 भागों में बांट दिया, जरायुज और अंडज। इसी तरीके से अयोनिज को भी 2 भागों में बांट दिया, पहला है स्वेदज और दूसरा है उद्भिदिज। स्वेदज में क्या है? जितने भी परजीवी जंतु है, जूं, जितने भी अपने सिर में हो जाते हैं ना जूं, या फिर तिलचट टाइप जितनी भी चीजें हैं, मतलब वो सारी
है अयोनिज। अब देखो ऐसे जीव में माता पिता के शुक्राणु की योग की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। रज वीर्य के योग के बिना उत्पन्न शरीर ये होता है अयोनिज। अब उद्भिदीज मतलब जो जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं, मतलब पेड़ पौधे, सिंपल सी बात ये है, पेड़ पौधे जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं। कोई भी पैदा अपन ने बीज डाला, जमीन के अंदर जोत लगा दिया, अपन ने उसको ढक दिया, तो वो जमीन को फाड़ के ही निकलेगा, ऐसे नहीं कि जमीन के अंदर ही बढ़ता रहा, नहीं, तो उसको बोलते हैं उद्भिज। क्लियर? शरीर संगक समझ में आया? क्लियर सबको कि शरीर संगक को दो भागों में बांटा, योनिज और अयोनिज। योनिज को दो भागों में बांटा जरायुज और अंडज, अयोनिज को दो भागों में बांटा स्वेदज और उद्भिज। इनकी परिभाषाएं आपके सामने हैं। अब करते हैं अपन इंद्रिय संगक। इंद्रिय संगक को अपन मतलब अपनी इंद्रियों की बात करते हैं। पृथ्वी महाभूत, इसमें लिख रखा है घ्राण इंद्रिया। इंद्रिय संगक मतलब घ्राण इंद्रिया मतलब नासा। पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से उत्पन्न इंद्रिय घ्राण इंद्रिया है। यह नासा के अग्रभाग में रहती है और पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रहण करती है। मतलब जितनी भी ये सुगंध है, दुर्गंध है, गंध है, जो भी आती है ना, एक तरीके से पृथ्वी की वजह से आती है। पृथ्वी का एक विशिष्ट गुण है, एक बोलता है ना मिट्टी की एक धीमी धीमी सुगंध आती है, एक स्मेल आती है मिट्टी की। मतलब मिट्टी के व्यक्ति है, मिट्टी में जन्म हुए, मिट्टी में खत्म हो जाएंगे, तो मिट्टी से क्या डरना, ऐसे बोलते हैं लोग। तो एक मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आती है ना, वो मिट्टी का एक गुण है, स्पेसिफिक गुण है। स्वेदज यानी होता है पसीना, स्वेट। क्लियर? नासा के अग्रभाग में रहती है, जो मतलब एपिथेलियम सुना ना, एक अपन ने जब उपकला स्टडी करते थे, एक किसी विशेष तरह का स्यूडो स्ट्रोटोफाइट उपकला नाम से कुछ था यहाँ पे अपनी नासा में, तो वो है नासा के अग्रभाग में रहती है। इंद्रिय संगक में क्या है? अपनी इंद्रियां। कौन सी? नासा, नोज, नोज के अग्रभाग में। ठीक है, अब आता है विषय। विषय में कौन सी बात करते हैं अपन? पृथ्वी में जितनी भी चीजें वो सब विषय में आ गई। कौन कौन सी? शरीर और इंद्रिय के अतिरिक्त, अपना शरीर हुआ, इंद्रिय हुई, इसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें, चाहे वो सजीव वो मतलब अन्य सभी वस्तुएं जो जीव के उपयोग के लिए बनी है, जो अपने यूज के लिए बनी है, मतलब सजीव पदार्थों के यूज के लिए बनी है, वो है जितनी भी, जैसे मिट्टी, पत्थर, घट पट, ठीक है, लकड़ा, लोही, जितने भी ये हैं, फोन, मोबाइल, ये सारी चीजें, ठीक है, ये है विषय वस्तु, विषय संगक। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि भाई अपन पहले बोल रहे थे कि पृथ्वी में जितनी भी चीज है, जैसे जल की बात हुई थी, पृथ्वी में सारा जल विषय संगक में आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अपन ने सारे जीव जंतुओं को, सजीव पदार्थों को पहले ही बांट दिया। किसमें? शरीर संगम। क्योंकि सजीव है तो शरीर है, तो शरीर संगम में अपने सारे सजीवों को यहाँ ले लिया। तो यहाँ बोला कि सजीवों के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जितनी वस्तुएं बनती हैं संसार में, पृथ्वी पे, वो सब विषय संगक है। क्लियर? यहां लिख रखा है शरीर व इंद्रियों के अलावा अन्य सभी वस्तुएं जो जीव के उपयोग के लिए बनी हो, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, फोन, बुक, जो भी अपन टेबल, चेयर, जितनी भी चीजें अपन को आसपास दिख रही हैं, देख लो अपने आसपास, वो सारी चीजें विषय संगक में। ओके, अब देखो इसके गुण। गुण 14 है। स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, दृढ़त्व, गुरुत्व, ग्रूप, रस और गंध। वैसे तो देखो है ना, स्पेशली गुण कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 10 नंबर का, भाई पृथ्वी महाभूत को सविस्तार से समझाओ, तो आपको गुणों की संख्या याद होनी चाहिए। तो अगर आपको वहां पे 5, 6 भी याद हो रहे तो 5, 6 लिख दो और फिर आदि। भाई पृथ्वी के 14 मतलब 14 गुण होते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, फिर इतने याद हुए, आगे भूल गए तो इट्स मतलब आदि, इस तरह से होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर गुण ऐसे पर्सनली पूछने लग गए तो फिर पेपर टफ पड़ता है। तो पेपर जब कभी कभी टफ बनाते हैं टीचर्स, तभी स्पेसिफिक गुण पूछते जाते हैं। और जैसे गुण का क्वेश्चन है ना, वो गुण का चैप्टर है, तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि इससे पूछा है कि क्वेश्चन या फिर उससे पूछा है, क्योंकि गुण वाला चैप्टर दे दिया, इसलिए आपको याद करना फिर जरूरी बन जाता है। यहाँ तो आपको ऐसा लगता है वो क्या करेंगे, इतना डीप में कौन स्टडी करेगा। जैसे ही गुण वाले चैप्टर में जाएंगे वहां आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए ये इजी पड़ जाता है। ठीक है। पृथ्वी महाभूतात्मक भाव, घ्राण इंद्रिय,
पृथ्वी जब भी महाभूतात्मक भाव आओगे तो पहले तो इंद्रिया लिख दो भाई, कौन सी इंद्रिया उसके हैं, वो इंद्रिया लिख दी। फिर उसका जो विशेष कार्य क्या था उस इंद्रिया था, जैसे घ्राणेन्द्रिय का गंध है। अपन आकाश महाभूतात्मक बात कर रहे थे तो श्रोतेंद्रिया पहला तो हो गया, श्रोतेंद्रिय मतलब कान की बात हो गई, उसका कौन सा विशेष गुण हो गया, शब्द, यहाँ पे गंध। फिर है केश, नख, अस्थि, धैर्य, स्थिरता और गुरुत्व। देखो घ्राणेन्द्रिय हो गया, गंध हो गया, केश, नख, अस्थि, धैर्य, ये सब देखो, केश भी एकदम अपने जो बाल हैं, नख यानी नाखून है, अस्थि यानी सब ये ठोस हैं, तो ठीक है। धैर्य, अब जिस पृथ्वी महाभूत वाला मतलब व्यक्ति धैर्यवान होगा, ठीक है। स्थिरता, युद्ध में स्थिर रहेगा, डट कर सामना करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन कैसी भी हो उसमें स्थिरता रहेगा, मतलब एक स्टेबिलिटी है उसमें। इसी तरीके से पृथ्वी महाभूत वाली कोई भी औषधि ऐसी सेवन करोगे तो अपने बॉडी को ग्राह्य बनाएगी, मतलब थोड़ी देर रोके रखेगी उस चीज को। और गुरुता मतलब भारीपन तो लाएगी, क्योंकि पृथ्वी महाभूत सबसे, जल और पृथ्वी महाभूत दोनों भारी हैं। क्लियर। अब एक हेडिंग लिखो, पंच महाभूतों के भौतिक गुण। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नहीं है नोट्स में तो मैं लिखवा रहा हूं आपको, क्लास का यही तो फायदा है कि कोई चीज रह गई हो तो लिखवा दूं मैं। वैसे मैंने ग्रुप में भेजा है, लिखो पंच महाभूतों के भौतिक गुण, हेडिंग पंच महाभूतों के भौतिक गुण। पृथ्वी महाभूत के आगे एरो मार के लिखो खरत्व, जल महाभूत के आगे लिखो द्रत्व, वायु महाभूत के आगे लिखो चलत्व, अग्नि महाभूत के आगे लिखो उष्णत्व, आकाश महाभूत के आगे लिखो अप्रतिघात। लिख लिया सबन ने? दोबारा से बोलता हूं, पृथ्वी महाभूत के आगे लिखो खरत्व, जल महाभूत के आगे लिखो द्रत्व, वायु महाभूत के आगे लिखो चलत्व, अग्नि महाभूत के आगे लिखो उष्णत्व और आकाश महाभूत के आगे लिखो अप्रतिघात। अब नीचे एक लाइन लिख लो, ये सभी लक्षण स्पेंद्रिय गोचर हैं। क्लियर। अब मैं समझाता हूं आपको। पहला था, पृथ्वी के आगे लिखा था अपन ने खरत्व। किसी भी चीज का मतलब कोई भी चीज घनीभूत है, ठोस है, तो जब इसमें खरखरापन आ जाता है ना, एक तरीके से खरखरापन समझ रहे हो, खुरदरा टाइप का, ऐसे खरत्व टाइप, खर एक तरीके से रूखा सूखा, वो होता है खरत्व। अब करेंगे अपन जल। जल में लिक्विड था, किसी भी चीज में लिक्विड है मतलब एक तरीके से जल है, द्रत्व, द्रत्व यानी लिक्विड, ठीक है। वायु, किसी भी चीज में अगर गति है, चल रही है, तो द्रत्व मतलब क्या है, वो चलत्व मतलब चल रही है। उष्णत्व, अग्नि है तो उष्णत्व है। और अप्रतिघात का मतलब है खाली स्थान, जहां पर मतलब कोई प्रतिघात नहीं कर सकता, ऐसे खाली स्थान है, बिल्कुल दिखता थोड़ी है खाली स्थान है, ऐसे यहाँ पे अपने हाथ फैलाओ, खाली स्थान ही है, तो यह अप्रतिघात। ये इसके भौतिक गुण है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, पंच महाभूतों के भौतिक गुण। मैं इसकी पीडीएफ फोटो भी भेज दूंगा, मैंने पहले भेजी है ग्रुप में और अब भी भेज दूंगा। तो अपन कल करेंगे स्पेंद्रिय गोचर, मतलब है कि ये अपनी अनुभव करते हैं इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से ये दृष्टिकोण है, अपनी जो इंद्रियां, विशेष इंद्रियां, उनके माध्यम से, जैसे कि खरत्व, द्रत्व, चलत्व, उष्णत्व, ये सबके एक विशेष पंच महाभूतों की एक इंद्रियां है ना, उन इंद्रियों से इनको पहचाना जाता है। क्लियर। आज बच्चे बहुत एब्सेंट है, कम से कम 7 बच्चे एब्सेंट है क्लास में। काल निरूपण करेंगे अपन, काल निरूपण करेंगे कल से स्टार्ट। ओके, आराम से, सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, सिलेबस में पूरा करवाऊंगा एग्जाम से पहले पहले। थैंक यू।